हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रेप साउथ। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज हम बताने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है संविधान के भाग 5 का, संविधान के भाग 5 जो है द यूनियन, उसमें हमारे पार्ट है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो आपका पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्लियरली डिफाइन नहीं है, कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि देयर शैल बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 75 क्या कहता है उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया था, आपका जो प्राइम मिनिस्टर स्टार्ट होता है तो आर्टिकल 75 क्या कहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 75। तो आर्टिकल 75 ही थोड़ा क्लैरिफाई करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आर्टिकल 75 कहता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन, बात ये लिखी है, सॉरी, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात केवल कही गई है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 75 में यह डिफाइन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो क्लियरली ये नहीं लिखा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, तो इट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी गैर संवैधानिक पोस्ट है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लियरली डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसमें आर्टिकल 75 में, और देन इसके बाद आता है आपका बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही क्या है आपका, जो प्रेसिडेंट की जो कैबिनेट होती है उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो लिख देते हैं और मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड, और मिनिस्टर shall be appointed by the president। तो मिनिस्टर भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अपॉइंट नहीं किया जाता है, उनके लिए रिकमेंडेशन किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इन प्रधानमंत्री उनकी संस्तुति देता है। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये बातें, ठीक है। तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है मिनिस्टर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आर्टिकल 74 क्या कहता है आपका, थोड़ा उसको भी जान लेते हैं। आर्टिकल 74 में जो वर्णन किया गया है आपका, अनुच्छेद 74 में जो वर्णन है वो आपका वर्णन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो इसमें हम लिख देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती क्या है? इसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद भारत में राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, एड एंड एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ऐसा आर्टिकल 74 बोलता है। तो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, ऑफ द प्रेसिडेंट। तो भारत में राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ, चलिए ये फंक्शन अब हम
हम कहते हैं कि राष्ट्रपति, हम नॉर्मली सुनते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, लेकिन ये जरूर लिखा है कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर अपना कार्य करेगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट होता है एग्जीक्यूटिव का हेड, ठीक है, एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका। इसको जो है ना चार्ट से हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब कार्यपालिका को हम तोड़ते हैं दो भागों में। पहला भाग है आपका डीजी और एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट मानी जाती है आपकी डीजी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो ये डीजी और एग्जीक्यूटिव होती है इसको हम जो है दूसरे शब्दों में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, नामित कार्य, ठीक है। क्या कहते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव से हमें क्या सार मिलता है कि प्रेसिडेंट क्या होगा? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी प्रेसिडेंट क्या है? कार्यपालिका का प्रधान होगा, ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। पहला पॉइंट हमारा एग्जीक्यूटिव का, जो डीजी और एग्जीक्यूटिव के माध्यम से हम समझते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। इसी साइड में हम दूसरी साइड हमारा चलता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चलिए डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव क्या होता है आपका? तो डी फैक्टो जो एग्जीक्यूटिव होता है एक्चुअल में यही आपकी रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, दैट वाज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो इसमें हम बात करते हैं दैट इज रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो यही जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। चलिए ये आपकी क्या हुई? वास्तविक कार्यपालिका अथॉरिटी ये मानी जाती है, ठीक है। और जो रियल एग्जीक्यूटिव आपकी अथॉरिटी होती है, इसका आपका हेड कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसका हेड कौन माना जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। चलिए ठीक है। तो दूसरे शब्दों में देखा जाए प्राइम मिनिस्टर क्या होता है आपका? तो प्राइम मिनिस्टर यहां से क्या बन जाता है आपका? प्राइम मिनिस्टर भारत का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। क्या होता है? पॉलिटिकल हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है आपका। तो चलिए पीएम की क्या विशेषता निकल कर आती है यहां से? तो पीएम क्या होता है? पीएम होता है पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजनीतिक प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री को। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है आपका प्रधानमंत्री। एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो उसमें जहां भी रियल या वास्तविक शब्द जुड़ा रहे तो तब आपको आंसर प्राइम मिनिस्टर करना है। अगर सीधे पूछ लिया जाए कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, देन आपको आंसर देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। साथ ही इसके साथ ही क्या हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड ऑफ 3 आर्म फोर्सेस। तो इस तरह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, 3 आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो रियल हेड भी आपका यही माना जाएगा 3 आर्म फोर्सेस का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें दो बातें कवर होती हैं, ठीक है। एक आर्टिकल 74 वाली और दूसरी आर्टिकल 75 वाली, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। तो आर्टिकल 75 से क्लियर हो जाता है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट क्या करता है? मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। तो जो प्राइम मिनिस्टर वर्ड है वो आर्टिकल 71 में एक बार आया हुआ है और उसमें केवल ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री है वो आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद जो है टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ऐसा आपका आर्टिकल 74 कहता है। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, अगर हम देखें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना एक हेड चुन लेती है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो जब वो ऐसे ही हेड चुन लेती है तो सारे सजेशंस जितने भी हैं प्रेसिडेंट से ही राष्ट्रपति लेता है, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट को रन करना होता है तब प्रेसिडेंट सलाह लेता है किससे?
प्रेसिडेंट से, तो ऐसे बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के ओथ के बारे में, यानी प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में हम बात करते हैं। चलिए ओथ पे आ जाते हैं। ठीक है, ओथ, ओथ माने शपथ होता है। जब प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है उसको हम ओथ कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर्स अपॉन द ऑफिस, यानी जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है, चुनाव आते हैं, चुनाव होने के बाद प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद वो ओथ लेता है, और ओथ लेने के बाद ही वो अपने ऑफिस में कामकाज संभालने के लिए एंटर करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ओथ कब ली जाएगी? बिफोर द प्राइम मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जब तक वो अपने कार्यालय से में जाने से पहले उसको शपथ दिलाई जाएगी। अब शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को औथ दिलाता है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स टू administer to him in the oath of office, in the oath of office and secrecy। तो यहां पे क्या है कि ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी, यानी पद एवं गोपनीयता की शपथ उसको दिलाई जाती है। किसकी दिलाई जाती है? पद एवं गोपनीयता की। ठीक है, तो शपथ जो दिलाई जाती है प्रेसिडेंट को, वो सॉरी, प्राइम मिनिस्टर को जो शपथ दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम टर्म की बात करते हैं। देखिए, जैसे प्रेसिडेंट का टर्म होता है और जैसे वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है, टर्म माने अवधि या कार्यकाल, लिख ले कि कार्यकाल कितना होता है। तो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं होता है कि वो कितने कार्यकाल तक रहेगा। ठीक है, कार्यकाल लोकसभा का फिक्स रहता है। जिस लोकसभा से प्राइम मिनिस्टर बनता है उसका कार्यकाल 5 इयर्स होता है, 5 वर्ष के लिए एस्टेब्लिश की जाती है, फिर डिसोल्व कर दिया जाता है, फिर आती है। अगर प्राइम मिनिस्टर लगातार एवरी जनरल इलेक्शन, यानी प्रत्येक आम चुनाव में लगातार इलेक्ट होकर आता है, तो लगातार भी अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता है। चलिए, तो द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। तो ये फिक्स नहीं है आपकी कि कितने समय तक प्रधानमंत्री रहेगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट में कुछ उथल पुथल हो जाए, बीच में भी चला जा सकता है, किसी भी टाइम जा सकता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या है, डर बना रहता है कि वो किसी भी टाइम जा सकता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंशियल रूल होता है उसके अगेंस्ट, सॉरी उसके ऑपोजिट, ये ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिडेंशियल रूल में। प्रेसिडेंट पूरा टर्म करके जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो माने कि ही होल्ड
ऑफिस ड्यूरिंग, he hold office during the pleasure of president. प्लीजर मीन्स प्रसाद पर्यंत, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वह अपना जो कार्यकाल है उसका जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत है कि उसको किसी भी टाइम जो है रिमूव कर दे। रिमूव करने के लिए उसको क्या करना होता है, उसको लोअर हाउस में अपनी मेजोरिटी शो करनी होती है। अगर वो मेजोरिटी शो कर देता है तब राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता। अगर मेजोरिटी खो देता है यानी बहुमत खो चुका होता है तब उसको राष्ट्रपति क्या करता है, एट दैट टाइम उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो बहुमत खोते ही क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, so long as the prime minister enjoys the majority, यानी जब तक वो मेजोरिटी को एंजॉय करता रहेगा, मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोअर हाउस माने लोकसभा। तो जब तक मेजोरिटी उसके पास लोकसभा में है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को एंजॉय करता रहेगा, यानी उस पर बना रहेगा। ठीक है, तो ये बातें थी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही वो खो देता है, यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी खो देता है उसके साथ साथ उसकी मंत्रिपरिषद भी ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाती है, ये नहीं कि उसकी मंत्रिपरिषद बनी रहती है। फिर नया हो सकता है कि जो लोकसभा मेंबर चुनकर आए हैं, ठीक है, वो ही एक नया जो है प्राइम मिनिस्टर दें, या कोई कोलिशन हो, अलायंस हो, ये बहुत सारी जो है बातें होती हैं। फिर उसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आता है, फिर वो नए तरीके से दोबारा पोर्टफोलियो जो मिनिस्टर्स को है, जिसके पास होम अफेयर्स है, या किसी के पास डिफेंस है या फाइनेंस है, तो ये सारे उनको जो है ना दोबारा जो है एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो देने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो यहाँ पे है क्या कि हो सकता है कि जो हमारा रिजल्ट है लोकसभा का, या जो लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका जो मैंडेट है वो त्रिकोणीय हो जाए, ट्रायंगल हो जाए, कि नहीं किसी को भी बहुमत ना मिले। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व करने के बाद फिर री इलेक्शन हो जाते हैं विद इन द पीरियड। ठीक है, पीरियड के बीच में भी री इलेक्शन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो री इलेक्शन होने के बाद उसको फिर दोबारा जो है देखा जाएगा कि मेजोरिटी किसके पास है। जिसके पास मेजोरिटी है उसको प्रेसिडेंट कॉल करता है कि आइए आप सरकार बनाइए। तो ये रूल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये थी बातें प्राइम मिनिस्टर की ऑथ एंड टर्म्स के बारे में। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सैलरी के बारे में। ठीक है, देखिए सैलरी क्या है प्राइम मिनिस्टर की, सैलरी एंड अलाउंसेस। वेतन एवं भत्ते क्या है, चलिए बात करते हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की सैलरी की बात करें तो मैंने प्रीवियस लेक्चर जो मैंने प्रेसिडेंट के बारे में लिया था उसमें बताया था कि प्रेसिडेंट का जो सैलरी होता है 5 लाख पर मंथ के हिसाब से उसको दिया जाता है। साथ ही जो उसके अलाउंसेस होते हैं, ट्रैवल वगैरह, डेली अलाउंसेस वगैरह उसको मिलते हैं। सारी जो सुख सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं। तो आपके माइंड में आइडिया आ रहा होगा कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर पद क्रम में तीसरा सबसे बड़ा क्रम है, इसकी सैलरी प्रेसिडेंट से कम होगी, ऐसा नहीं है। अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी, उनका जो सैलरी है वो 7,20,000 है। ठीक है, 7,20,000 है, प्लस उनको जो है अदर अलाउंसेस जितने भी होते हैं जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, वो सारे अलाउंसेस जो हैं इनको दिए जाते हैं। यात्रा भत्ता दिया जाता है, विदेश यात्रा कराई जाती है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स में भी जो है ये फॉरेन अफेयर्स मामलों में भी हेड माना जाता है। ठीक है, सारे फॉरेन अफेयर्स के सभी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर खुद लेता है। तो इसके लिए जो फॉरेन कंट्री का जो ट्रैवल अलाउंसेज है वो भी दिए जाते हैं। और ये जो है टाइम टू टाइम फिक्स्ड किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा, फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है कि समय समय पर
इनको चेंज करती रहती है, इसको कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है, लेकिन आज तक कम किसी ने नहीं किया, केवल बढ़ाया बढ़ाया है। तो सैलरी हमेशा बढ़ती रहती है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये थे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनता कैसे। चलिए उसके इलेक्शन के बारे में, हम प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, इलेक्ट कैसे किया जाता है, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो चलिए इलेक्शन देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का कैसे होता है इलेक्शन। तो इलेक्शन के लिए होता क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में कंप्लीट सॉरी संपूर्ण भारत में आम चुनाव होते हैं, जिनको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। क्या होते हैं? जनरल इलेक्शन। और जनरल इलेक्शन होते किसके लिए हैं? जनरल इलेक्शन में चुनाव होता है जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोअर हाउस में, यानी लोकसभा में। लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसका चुनाव होता है। लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो इलेक्टेड होते हैं उनकी संख्या है 550। ऐसे समझते हैं इसको। कितने हैं? 550। ठीक है। अब 550 में से क्या है कि अभी हमारे पास ये मैक्सिमम नंबर है। क्या है? मैक्सिमम नंबर है। तो अभी हमारे पास कितना है? 545। ये प्रेजेंट में है आपका। ठीक है। तो 545 जो मेंबर्स हैं उसके चुनाव होने हैं। और इनमें हमें करना क्या है? 545 में, इसमें जब चुनाव होता है, जिस पार्टी को 545 का आधा करने से एक अधिक पर जिसको मिलता है उसको हम मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, मेजोरिटी कहते हैं। तो माने कि ये मेजोरिटी अभी किसके पास में है? ये मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के पास में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा मेंबर हैं, क्या है? लोकसभा मेंबर। ठीक है। तो लोकसभा मेंबर्स ने क्या किया है? इन्होंने नरेंद्र मोदी को अपनी जो है ना लीडर ऑफ द पार्टी चुना है। क्या चुना है? लीडर ऑफ द पार्टी या लीडर ऑफ द हाउस। तो नरेंद्र मोदी क्या है? अब लीडर ऑफ हाउस है, तो यही क्या होंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ऐसे इनका चुनाव होता है। ठीक है। अब हम चुनाव की अगर हम बात करते हैं, जो लोकसभा के चुनाव है इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम नहीं यूज किया जाता। इसके लिए क्या है? एमपी के लिए इसके लिए यूज होता है आपका फर्स्ट पास द वोट सिस्टम। फर्स्ट पास द वोट सिस्टम, यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उसको ही मेंबर चुना जाएगा। समझ में आई बातें? तो ये आपने ध्यान रखना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। और सीधे किसके द्वारा ये क्या होते हैं? सीधे पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं, बाय द पब्लिक। कौन सी पब्लिक? वो पब्लिक जिसके पास वोटिंग राइट है, यानी जिनकी उम्र, वोटिंग राइट किसके पास होता है? वोटिंग राइट उनके पास होता है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके इंडियन सिटीजन। ध्यान रखें, इंडियन सिटीजन। बाहर का अगर यहाँ कोई रहता है वो वोट नहीं डाल सकता। इंडियन सिटीजन जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं वो क्या करते हैं? एमपी का चुनाव करते हैं। ये एमपी चुनते हैं किसको? जिनके पास मेजोरिटी होती है, उसी का क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये था प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पावर्स एंड फंक्शंस क्या होंगे? चलिए पावर एंड फंक्शंस, शक्ति एवं कार्य क्या है उसके? पावर्स एंड फंक्शन, शक्तियां एवं कार्य। चलो जी, शक्तियां एवं कार्य की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या क्या उसके कार्य होते हैं? तो सबसे पहला जो कार्य होता है उसका यही होता है
प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द हाउस, यानी वो सदन का नेता होता है। उधर दूसरी तरफ जो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी जो विपक्ष का नेता होता है, ये सत्ता पक्ष का नेता होता है, ठीक है, या लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इसको हम कहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है आपका प्राइम मिनिस्टर का, ही रिकमेंड्स पर्सन, ही रिकमेंड पर्सन who appoint, sorry, who can be appointed as a minister, who can be appointed as a minister by the president। तो ये जिसको मिनिस्टर बनवाना होता है उसकी रिकमेंड करता है उस व्यक्ति की, जो प्रेसिडेंट को जो है ना रिकमेंडेशन भेजता है कि भाई फला व्यक्ति को आप जो है मंत्री पद की शपथ दिलवा दीजिए। फिर उसके बाद क्या करता है, उसको अगर मंत्री बन जाता है वो, फिर उस जितने भी लोग मंत्री बनते हैं, माने कि 15 लोग जो है कैबिनेट मंत्री बने हैं, 15 लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने क्या किया है, शपथ दिलाई, ठीक है। तो ये 15 लोग जो हैं, अब इनको क्या है, इनको पोर्टफोलियो जो मंत्रालय होते हैं, यानी इनको जो विभाग हैं उनका वितरण किया जाएगा, एलोकेट किए जाएंगे। ये भी पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। तो चलिए दूसरा पॉइंट यहां से निकल के आता है, ही एलोकेट्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर, यानी उनके बीच में वितरित करता है अमंग द मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की दूसरी ड्यूटी है कि उसको जैसे ही मंत्रिपरिषद की शपथ दिलवा दी जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर की दूसरी ड्यूटी होती है, क्या होती है कि वो उनको पोर्टफोलियो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, सॉरी एलोकेट करे। अब हम बात करते हैं, साथ ही तीसरा काम होता है, तीसरा ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, जो मिनिस्टर्स हैं, सभी मिनिस्टर्स, ठीक है, इनके साथ प्राइम मिनिस्टर को टाइम टाइम पे, पहला पॉइंट है कि मीटिंग करनी है। मीटिंग इसलिए करनी है कि रूलिंग कैसे करनी है ये जानकारी उनसे लेनी है। दूसरा, क्योंकि इसी के लीडरशिप में गवर्नमेंट चल रही है, तो ये ज्यादा जवाबदेह है मिनिस्टर से भी ज्यादा, तो मिनिस्टर्स को गाइड करना है कि कैसे गवर्नमेंट चलानी है, कैसे शासन करना है, तो ये सारी बातें होती हैं। तो दूसरा कार्य इसका क्या होता है, ये इनको गाइड करता है, ठीक है। साथ ही ये गाइड करता है तो फिर डायरेक्शन भी देगा, तो इनको डायरेक्शन देता है। चलिए डायरेक्शन की बात हुई, कोई मिनिस्टर जो है कार्य को अच्छे से ना करे, अब परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, तो उनके ऊपर कंट्रोल भी रखना है इसको, ठीक है, तो कंट्रोल करना है। और साथ ही इनके साथ, मिनिस्टर के साथ ही जो है इसको, सॉरी हाँ, मिनिस्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। तो पांचवा पॉइंट है कोऑर्डिनेट करता है। चलिए, तो ये मुख्य कार्य होते हैं मिनिस्टर्स के साथ में प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उनको जब भी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो रिकमेंडेशन ली जाती है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट ही, सॉरी प्राइम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर ही रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि आप इनको अपॉइंट कर दें। चलिए, तो यहां से पॉइंट आता है कि ये एडवाइस देता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो ही एडवाइज द प्रेसिडेंट, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति को ये सलाह देता है, किस बात की सलाह देता है, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट with regards the appointment, यानी नियुक्तियों के बारे में ये सलाह देता है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ, किन किन की नियुक्ति के देता है, तो मैं सभी को यहाँ पे एक एक करके समझा देता हूं। तो सबसे पहले आता है हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहला क्या आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है।
तो यूनियन पब्लिक जो सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन और उसमें जो मेंबर्स हैं उनके लिए रिकमेंड कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो लिख देते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स। ठीक है। तो संघलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जब नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री क्या है? रिकमेंड करता है। ठीक है, एडवाइस देता है। दूसरा है आपका कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी क्या बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो जो कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, तो इसको भी नियुक्त जब किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो एडवाइस ली जाती है किससे? प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, तो कैग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जब नियुक्ति की जाती है, तब भी जो प्रधानमंत्री से सलाह ली जाती है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी जिसको बोलते हैं। साथ ही प्लस इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो अदर कमिश्नर्स होते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए भी किसको बुलाया, किससे पूछा जाएगा? सलाह ली जाएगी प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर से सलाह ली जाएगी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट होती है। फिर उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पे फाइनेंस कमीशन। क्या आता है? फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन में एक अध्यक्ष होता है और मेंबर्स होते हैं, यानी इसका जो चेयरमैन होता है इसकी नियुक्ति के लिए और इसके मेंबर्स की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो किससे पूछा जाएगा? किससे सलाह लेता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट में भी जो है मेजर रोल प्ले करता है प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह हम देखें कि ऐसा हर डेमोक्रेटिक वे में प्राइम मिनिस्टर को प्राथमिकता दी जा रही है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो है आपका रीढ़ माना जाता है, गवर्नमेंट की रीढ़ माना जाता है। जो आपकी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, संघ की कार्यपालिका है, उसमें प्राइम मिनिस्टर रीढ़ माना जाता है, इसलिए इसको रियल हेड ऑफ द इंडिया माना जाता है, इसलिए आपका वास्तविक प्रधान है भारत का। ठीक है, तो ये बात है आपकी। चलिए, तो गाइज आज के लिए प्राइम मिनिस्टर में इतना ही। नेक्स्ट में हम जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।